नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे संप्रभुता की अवधारणा बहुलवादी। यह BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार यूनिट सेकंड से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़, राजस्थान। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था संप्रभुता की अवधारणा एकलवादी। एकलवाद में यानी राज्य सर्वोच्च है और सबसे ऊपर है। एक राज्य में एक ही संप्रभु हो सकता है, परंतु यह उसके बाद अवधारणा विकसित हुई। इन्होंने माना कि एक राज्य में अनेक संप्रभु हो सकते हैं। इसको बहुल यानी प्लूरलिस्टिक, बहुत सारी संप्रभुताएं हो सकती है। इसका जो विकास हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ही हुआ है। यह एकलवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह राज्य की शक्ति सीमित करना चाहता है, उसका अंत नहीं। इस बात को ध्यान दें कि यह राज्य की शक्ति सीमित करना चाहता है, उसका अंत नहीं। यह राज्य को सत्ता का एकमात्र अंतिम व सर्वोच्च स्रोत नहीं मानते, बल्कि अनेक संघों में से एक संघ मानते हैं। जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक व व्यापारिक संघ है, उसी के समान राज्य एक संघ है। इसको जो स्थापना का या जनक माने जाते से जर्मन दार्शनिक गियर्क और अंग्रेज दार्शनिक मेंटलैंड को माना जाता है। इसकी जो विशेषता है वो राज्य की संप्रभुता का विरोध करते हैं, यानी राज्य संप्रभुता का एकमात्र या सर्वोच्च अंग नहीं है। संप्रभुता बिखरी हुई है, वो अनेक समुदायों में है और अनेक समुदायों में से ही राज्य एक समुदाय है, ऐसा मानते हैं। और राज्य और समाज के अंतर वो अंतर मानते हैं कि राज्य समाज जो है बड़ा है, विस्तृत है और उसके अंदर अनेक समुदाय है छोटे छोटे। उसी समुदायों के समान ही एक राज्य है, तो वो अलग या सर्वोच्च एकमात्र संप्रभु संपन्न होने का दावा वो नहीं कर सकते। तीसरा, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं कि सत्ता एक बिंदु पर नहीं होना चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए, वही वास्तविक लोकतंत्र होता है। और चौथा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं कि व्यवसाय के आधार पर जैसा प्रतिनिधित्व होता है, GDH कॉल ने जैसा सिद्धांत दिया, तो सामान्य जो प्रतिनिधित्व है उसी का समर्थन करते हैं और उसी के आधार पर समर्थन होना चाहिए। इसके बाद हम संप्रभुता की अवधारणा में जो विभिन्न विचारकों ने योगदान दिया है, उनके जो विचार है उनका हम अध्ययन करेंगे। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से जितने आप इनमें से याद कर सकते हैं उनके बारे में हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने गियर्क देखा। इसकी बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडल एजेस। तो लगभग शुरुआत इनकी 1913 से ही हो रही है। इसमें एक बुक जरूर आएगी हेनरी मैन की, जो 1876 में है। ये ऑस्टिन की आलोचना के संदर्भ में देखा गया, परंतु स्थापना इनकी यहाँ गियर्क से ही होती है विधिवत रूप से। गियर्क ये जर्मनी का प्रसिद्ध विधि शास्त्री था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडल एजेस 1913 में मध्यकालीन सामाजिक जीवन की खोज की, जिसमें स्वायत्तशासी संघ थे जिन्हें गिल्ड कहते थे। उसके शब्दों में, राज्य को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि प्रत्येक समुदाय का अपना कर्तव्य होता है, भले ही उसे राज्य मान्यता दे या न दे। तो जो स्वायत्तशासी संघ थे, गिल्ड थे, ये एक तरह से ऑटोनोमस थे और वो उनको मानते हैं कि जिस तरह से ऑटोनोमस थे, उनके ऊपर वो राज्य इनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर रखता था, उसी प्रकार ही आज होना चाहिए। मेंटलैंड इंग्लैंड का निवासी था। उसने गियर्क की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, वह गिल्ड की प्रशंसा की। इसलिए इन दोनों को बहुलवाद का जनक माना जाता है। गियर्क और मेंटलैंड को संयुक्त रूप से बहुलवाद का जनक माना जाता है। इसका समर्थन भी लियो डुगवी, बार्कर, लिंडसे, मैकाइवर, मिस फॉलेट,
GDH कॉल, फिंगिस इत्यादि ने किया। इनका वर्णन हम देख सकते हैं नीचे। ह्यूगो क्रेब ने अपनी पुस्तक मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट 1922 में इसके बारे में लिखा। ये हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने कानूनी संप्रभुता की आलोचना की, जैसा हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन ने माना, उसकी आलोचना की और कहा कि राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता। राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता, बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। कानून ही है जो राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका कि कानूनी संप्रभुता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। जो कानूनी संप्रभुता की धारणा है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये अब प्रासंगिक नहीं रही है। फिर देखिए अर्नेस्ट बर्कर, पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड, इन्होंने 1915 में लिखी। तो इनकी दूसरी पुस्तक भी है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। बर्कर राज्य का सेवाधर्मी, यानी सर्विस स्टेट, जो सेवा करने वाला वह लोक कल्याणकारी मानता है। उन्होंने माना कि सत्ता विभिन्न समूहों में होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व राज्य का नहीं व्यक्ति का होता है। इनका मत है कि कोई भी सिद्धांत इतना बेकार व तर्कहीन नहीं हुआ जितना संप्रभुताधारी राज्य का सिद्धांत। ये काफी प्रसिद्ध कथन है। कोई भी सिद्धांत इतना बेकार व तर्कहीन नहीं हुआ जितना संप्रभुताधारी राज्य का सिद्धांत। फिंगिस की पुस्तक देखते हैं हम, सर्च इन द मॉडर्न स्टेट। इसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इनका मत क्या है कि कानूनी संप्रभुता की अवधारणा निष्फल हो गई है। संप्रभुता का विचार पुंज अंधविश्वास है, यह देवी अधिकारों के समान समाप्त हो जाएगी, यानी ये निष्फल हो गई एक तरह से। दूसरा, यह राज्य को अन्य समुदायों के नियंत्रण की शक्ति देता है, यानी फिर भी राज्य को महत्वपूर्ण मानता है कि जो अन्य समुदाय है उनका नियंत्रण करने का राज्य करे। हेनरी मैन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ये ऑस्टिन की आलोचना की थी, काफी प्रसिद्ध आलोचना है। जो ऑस्टिन ने कहा था कि समाज में ऐसा कोई मानव प्रभु होता है जिसकी आज्ञा का लोग स्वाभाविक रूप से पालन करता है, तो समाज में वो संप्रभुताधारी है। तो इसके आलोचना ने कहा कि ऐसा मानव प्रभु मिलना बहुत कठिन है। इन्होंने कहा कि संप्रभुता तारों के पुंज के समान फैली हुई है। तारे फैले होते हैं आसमान में, वो अलग उसी तरह से फैली हुई है, वो एक पॉइंट पर नहीं है। फिर मिस फॉलेट, मेरी पार्कर फॉलेट, पुस्तक द न्यू स्टेट 1918 में। इनका मत है कि बहुलवाद भविष्य के लिए भविष्यवाणी है, यानी ये चीजें भविष्य के अंदर आएगी, अभी नहीं आएगी। भविष्यवाणी यानी भविष्य में आएगी ही आएगी। और मैं संशोधन करता हूँ कि भविष्य में बहुलवाद ही आएगा, इसलिए हम पहले से ही बता रहे हैं, पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बहुलवाद आएगा, और ये बहुलवाद भविष्य के लिए भविष्यवाणी है। दूसरा, बहुलवाद स्वतंत्रता को बढ़ाती है। और तीसरा, बहुलवाद संघात्मक शासन पर बल देती है। जहां संघात्मक होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वहां बहुलवाद होगा। परंतु राज्य को अन्य समुदाय पर नियंत्रण की शक्ति भी देती है, यानी राज्य को फिर भी महत्वपूर्ण स्थिति है। जैसा फिंगिस ने कहा कि अन्य समुदाय के नियंत्रण की शक्ति है, इसी तरह से ये भी मानते हैं मिस फोलेट भी कि अन्य समुदाय पर नियंत्रण, यानी राज्य महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं लास्की, ये बहुत ही प्रसिद्ध विचारक है इंग्लैंड के। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, 1925 में लिखी। इसी रेफरेंस में उन्होंने और भी पुस्तक लिखी है जो सॉवरेंटी पर है, संप्रभुता पर। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी, प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी, इस पर काफी विस्तार से उन्होंने विचार किया है। इन्होंने एकलवाद व कानूनी संप्रभुता की आलोचना की। पहले इनके मत यह है कि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। उन्होंने माना कि समाज जो है वो संघात्मक है और तो सत्ता भी संघात्मक ही होगी। दूसरा, शासक रीति रिवाजों की अवहेलना नहीं कर सकता। शासक जो है वो रीति रिवाजों की अवहेलना नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कहा जाए पंजाब में जो है पगड़ी नहीं रखेंगे और दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, तो
ये रीति रिवाज और धर्म का अंग है, तो इसका लोग मानेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया है। तो इस तरह रीति रिवाजों के अनुसार ही कानून होना चाहिए। तीसरा, राज्य सामाजिक संघों में से एक है। जो अन्य सामाजिक संघ है उसी के समान ये एक संघ है। उनका कथन है कि राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक होगा अगर संप्रभुता के सिद्धांत को इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए। ये इनका विचार जो है ह्यूगो क्रेब से मिलता जुलता है, शब्दों का ही अंतर है। राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक होगा अगर संप्रभुता के सिद्धांत को इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए। और ह्यूगो क्रेब ने जो कहा है वो कानूनी संप्रभुता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। और दूसरा कथन इनका कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। परंतु लास्की के चिंतन में कुछ उतार चढ़ाव है। सबसे पहले उन्होंने बहुलतावादी रहे, फिर संशोधित बहुलतावादी, फिर वो मार्क्सवादी, फिर सार्वजनिक हित में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया उन्होंने। और 1934 में एक पुस्तक जो लिखी उन्होंने, क्राइसिस इन द मॉडर्न स्टेट, क्राइसिस इन द मॉडर्न स्टेट, तो उसमें बहुलवाद की दुर्बलता स्पष्ट मानी और कहा कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। यानी वो वापिस एकलवाद की तरफ मुड़ते हैं। बहुलवाद की फिर आलोचना करते करते, क्योंकि संकट काल के लिए था, और फिर एकलवाद ही अंत में उन्होंने माना, परंतु विचारों में उनके संशोधन होता रहा। हम देखते हैं मैकाइवर, ये अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है द मॉडर्न स्टेट 1926 और द वेव ऑफ गवर्नमेंट 1947। इन्होंने जो विचार दिए समाज को ध्यान में रखते हुए, समाजशास्त्री थे, कि रीति रिवाज शासक की शक्ति को सीमित करते हैं। जो रीति रिवाज होते हैं वो सीमित कर देते हैं इसका शक्ति, कि उनका उल्लंघन करके कानून वो नहीं बना सकता। दूसरा, राज्य कानून की घोषणा करता है, उसका निर्माण नहीं करता। यानी घोषणा ही कर रहा है, निर्माण नहीं कर रहा, वो रीति रिवाजों के आधार पर ही होता है उसका निर्माण। तो साथ एक प्रसिद्ध कथन है, राज्य कानून का पिता व शिशु है, पिता भी है और शिशु भी है। तीसरा, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम है, वह सेवाधर्मी है, सर्विस स्टेट व लोक कल्याण का। उसका काम जो लोक कल्याण का है, सर्विस स्टेट है और सेवाधर्मी है, वो सेवा का काम करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। और चौथा, राज्य कानूनों का पालन उपयोगिता के कारण होता है, कि लोग कानूनों का पालन क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उपयोगिता है, उपयोगिता यानी उनका पालन करने से फायदा होगा, और अगर उल्लंघन करते हैं तो हमें नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए पालन कर लेते हैं। ये इनका विचार था। अब हम देख सकते हैं कि विभिन्न विचारकों ने अलग अलग तरीके से दिए, इनको आप याद करना चाहिए, और ये एग्जाम्स वगैरह पूछे भी जाते हैं। गियर, ह्यूगो क्रेब, अर्नेस्ट बार्कर, फिंगिस, हेनरी मैन, मिस फॉलेट, लास्की और मैकाइवर। हम देखते हैं इसकी आलोचना कि अराजकता को जन्म। जिस तरह भूलवादी हैं वो समाज में संप्रभुता, जो एकलवादी अवधारणा है, एक पॉइंट पर, एक जगह पर रहनी चाहिए शक्ति, एक ही सर्वोच्च हो सकता है, तो उससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। तो इसका कारण भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, अगर इसे हटा दिया जाए तो अराजकतावाद में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अंतर विरोध है इसमें, कंट्राडिक्शन है। बहुलवाद एक तरफ तो राज्य की संप्रभुता का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उसको अन्य संस्थाओं से तालमेल बिठाने का और नियंत्रण करने की शक्ति भी देते हैं। यानी एक तरफ तो उसको विरोध कर रहे हैं, फिर उसको नियंत्रण की शक्ति भी देते हैं। तो जैसे फिंगिस ने दे रही, फिंगिस और मिस फॉलेट जो है, फिंगिस और मोल पर अन्य समुदाय के नियंत्रण की शक्ति भी देते हैं। तो लास्की ने भी राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है, तो ये नियंत्रण की शक्ति देते हैं। तो दो बातों में कंट्राडिक्शन है, अंतर विरोध हो गया, कि एक तरफ तो अन्य समुदाय के समान भी मानते हैं और फिर उसको नियंत्रण की शक्ति देते हैं, नियंत्रण की शक्ति देते हैं तो फिर राज्य ऊपर हो जाता है। तीसरा, राज्य अन्य समुदाय के समान नहीं है। राज्य जो अन्य धार्मिक और सामाजिक समूह है उस तरह से नहीं है, राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य हैं, इसके लिए उसकी स्थिति जो है अन्य समुदायों से ऊपर और विशिष्ट बनी हुई है उसकी। और कानून संबंधी धारणा जो है गलत है उनकी, कि बहुलवादी कानून को राज्य से ऊपर मानते हैं, कानून को ऊपर ही मानते हैं,
कि वो राज्य सिर्फ घोषणा करता है, ऐसा मानते हैं, परंतु कानून के पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती, तो कानून का पालन भी नहीं होता है। फिर राष्ट्रवाद विरोधी, बहुलवादी जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद व विश्व नागरिकता की चर्चा करते हैं। नागरिकों से देश की बजाय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति भक्ति की अपील करते हैं। तो ये एक तरह से राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। भारत में अगर हम ये देखें कि संप्रभुता का निवास कहाँ पर है, तो कानूनी रूप से जो संप्रभु है वो भारत का संविधान है। ब्रिटेन में संसद है, विश्व में एकमात्र ऐसी संसद है जो संप्रभु है, यानी उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं है। ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बना सकती है। हालांकि व्यवहार में बात अलग है कि वो ब्रिटेन में परंपराएं होती है, कन्वेंशन होती है, उनका उल्लंघन संसद नहीं करती है, परंतु उसको सिद्धांत रूप में वो संप्रभु है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। भारत में संविधान है। दूसरा, विधायी संप्रभु, भारत में राष्ट्रपति और संयुक्त संसद जो है संयुक्त रूप से विधायी संप्रभु है, राष्ट्रपति और संसद, क्योंकि संसद जो विधेयक पारित करती है वो तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए संसद के इसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसका अंग माना जाता है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर से वो कानून बनता है। और सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। संवैधानिक संप्रभु राष्ट्रपति है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति संप्रभु है। सबसे ऊपर संसदीय व्यवस्था में था नाम मात्र और वास्तविक संवैधानिक संप्रभु जो है राष्ट्रपति होगा। और राजनीतिक संप्रभु या अंतिम रूप से संप्रभु भारत के लोग हैं, जो चुनाव में अपनी संप्रभुता ट्रांसफर करते हैं, फिर वापस लौट कर उनके पास आ जाती है। ये भारत में है। और जैसा इसमें निष्कर्ष यही था इसका कि बहुलवादी जो है राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते, उसकी शक्ति को वो सीमित करना चाहते हैं। और वैश्वीकरण और बहुलवाद में देखा जाए तो वैश्वीकरण जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक सांस्कृतिक और राजनीतिक। इसमें सांस्कृतिक रूप से भी वैश्वीकरण होता है, राजनीतिक रूप से होता है। इससे राज्य की संप्रभुता जो कम हो जाती है, सीमित हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय या बाहरी संप्रभुता का सिद्धांत ह्यूगो ग्रोसियस ने दिया, ये अंतरराष्ट्रीय कानून के जनक भी हैं। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। जीडीएच कॉल भी एक श्रेणी समाजवादी है, व्यावसायिक लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, इन्हें भी बहुलवादी माना जाता है। और हमने बहुलवाद की अवधारणा को बड़े विस्तार से देखा। निष्कर्ष रूप से एक तरह से राज्य की वो शक्ति को सीमित करना चाहते हैं, वो राज्य को अन्य समुदायों के समान ही मानते हैं, और राज्य को 2 ही काम मुख्य रूप से सौंपना चाहते हैं, विदेशी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक शांति और न्याय व्यवस्था का काम सौंपना चाहते हैं। और राज्य समाज में अंतर करते, समाज को व्यापक मानते हैं, और समाज में एक जो अन्य समुदाय उनके समान राज्य को मानते हैं। विकेंद्रीकरण का वो समर्थन करते हैं, परंतु वर्तमान में जो सर्वमान्य सिद्धांत है संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत ही है। मोनिस्टिक थ्योरी ही इसकी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि एक देश में एक सर्वोच्च हो सकता है। जिस तरह बहुलवादी मानते हैं तो उस तरह का बहुलवादी सिद्धांत इसके अंदर लागू नहीं होता। ये एक सिर्फ अमेरिकन विचारधारा का प्रतिनिधित्व मान सकते हैं, जहां अमेरिका में ये माना जाता है कि अमेरिकन जो समाज है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है। यह दिखाने के लिए एक तरह से इस सिद्धांत का विकास हुआ था कि अमेरिकन जो व्यवस्था है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है। और बाद में जो सोवियत संघ या मार्क्सवादी विचारधारा जो शुरू हुई, वो जो वो उतनी लोकतांत्रिक नहीं है। अमेरिकन समाज को और पश्चिमी लोकतंत्र को ज्यादा उदारवादी, ज्यादा लोकतांत्रिक दिखाने के लिए इस सिद्धांत का विकास हुआ। परंतु निष्कर्ष रूप से भी कुछ रीति रिवाज वगैरह जो होते हैं उनका राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा समाजशास्त्री मानते हैं कि राज्य को कानूनों का ध्यान रखना चाहिए और उसी के आधार पर कानून बनाने चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको एकलवाद और बहुलवाद जो दोनों उदाहरण बताई गई है,
सामान्यतः इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्टिन का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।